हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 27 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा स्मार्ट इंडिया हैकेथन के बारे में, दूसरा वन वन नेशन वन फर्टिलाइजर, तीसरा निक्षय पोषण योजना और चौथा और लास्ट का आर्टिकल होगा अफ्रीकन रेनोसिरस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है स्मार्ट इंडिया हैकेथन। ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ है कि हमारे इंडिया में क्या है, स्मार्ट इंडिया हैकेथन नाम से जो कि 2022 में चलाया जा रहा है, एक तरह का कंपटीशन टाइप चल रहा है। ठीक है, तो इसको ना, इसका ग्रैंड फिनाले था, तो इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से इसको एड्रेस किया, यानी कि संबोधित किया। क्योंकि आप देखते हो कि जब भी कोई जैसे टीवी पे बड़ा शो होता है, फिनाले होता है, बड़े बड़े लोग बुलाए जाते हैं, तो उसको बड़े बड़े लोग एक तरह की सेलिब्रिटी टाइप बुलाए जाते हैं, तो उनको एड्रेस करते हैं क्योंकि वहीं पे जीत हार का फैसला होता है। तो अभी फाइनल चल रहा है, ग्रैंड फिनाले चल रहा है, तो इसको मोदी जी ने क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से एड्रेस किया, एक भाषण वाषण दिया, लोगों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो न्यूज में तो इसलिए आया, मगर हम जानते हैं स्मार्ट इंडिया हैकेथन क्या है। स्मार्ट इंडिया हैकेथन जो कि 2017 में शुरू किया गया था, हर साल शुरू होता है, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में शुरू नहीं किया गया क्योंकि कोरोना आ गया था, तो इस तरह से ये चीजें रुकी। तो ये हर साल शुरू किया जाता है, 2017 में शुरू होता है, हर साल इसको क्या कंडक्ट किया जाता है। इसका मकसद यही है कि पूरे नेशन में, यानी कि पूरे नेशन में, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट में आपका इसको इस इनिशिएटिव को क्या है कंडक्ट किया जाता है, पूरे नेशन वाइड ये एक तरह का इनिशिएटिव है। इसमें स्टूडेंट्स को एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ताकि वहां पे आके वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके, इनोवेटिव प्रोडक्ट को इजाद करके अपने देश को दे सके और ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी उनकी कैपेबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। तो उन्हें ऐसी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स का मतलब यही है कि इस टाइप की प्रॉब्लम जो माइंड को ना गोबल्ड कर दे और मतलब टाइम टेकिंग है, या ये कहिए कि आपका दिमाग लगाना होता है, सोचना होता है, माइंड पे जोर देने वाली चीजें या माइंड पे जोर देने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन वो दे सके। ठीक है, और इसकी मदद से जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है, इससे एक ऐसा कल्चर डेवलप हो जाएगा बच्चों के अंदर, जो स्टूडेंट्स है, हायर स्टडीज के जो स्टूडेंट्स है, तो वो ये सोच सकेंगे, वो जो रटंत विद्या वाला कंसेप्ट है कि रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट है, उससे बाहर निकल के एक अलग लेवल पे अपना माइंड को यूज करके, माइंड लगा के वो सोच सकते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन वो दे सकते हैं। तो एक माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। तो इसका मकसद यही है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, हमने पढ़ ही लिया कि 2017 में इसे लॉन्च किया गया था और दो फॉर्मेट में इसे लॉन्च किया जाता है। कौन कौन से फॉर्मेट में, एक ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन सॉफ्टवेयर फॉर्मेट हो गया, दूसरा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हार्डवेयर एडिशन हो गया, फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो ये अब किसके लिए लॉन्च किया जाता था, अभी तक ये हायर स्टूडेंट्स के जो हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए लॉन्च किया जाता था, मगर इस बार से इसको ना, जो आपका थोड़ा सा जो सेकेंडरी लेवल पे जो स्टूडेंट्स है, जो स्मॉल क्लासेस के हैं, जैसे 11वीं 12वीं के लिए, 10वीं के लिए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए भी स्कूल लेवल पे भी इसे लॉन्च किया गया। अभी तक तो हर एजुकेशन के लिए लॉन्च किया जाता था, मगर अभी स्कूल लेवल के लिए लॉन्च किया क्योंकि उन्हें भी इंक्लूड करें, उन्हें भी आदत पड़े कि आपका आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाता है, उनका भी कल्चर डेवलप हो। ठीक है, तो इसके कितने एडिशन लॉन्च हो चुके हैं, 4 एडिशन लॉन्च हुए, क्योंकि 17 में लॉन्च हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में। मगर कोरोना आने के बाद 20 का तो हो चुका था, उसके बाद जब कोरोना आया 21 का नहीं हो चुका, तो अभी ये 22 में लॉन्च हो रहा है, 5वां एडिशन इसका भी चल रहा है। ठीक है, इसका ग्रैंड फिनाले चल रहा है। तो हमें यही प्रमोट करता है कि आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सके, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि एक आपका इंजीनियरिंग माइंड जो फ्रेश माइंड होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोच सकता है, यंग माइंड होते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा वो सोचे, ऐसा कल्चर डेवलप हो जाए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, किसने इसको कंडक्ट किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, किसने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो टेक्निकल ब्रांच है, किस जिसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसने किस किस के साथ मिलकर परसिस्टेंट सिस्टम एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल इंक्लूसिव इनोवेशन सेंटर, इनके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया। मगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट का है, इसका ये नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जो नाम ज्यादा रिनाउंड होते हैं,
या जो आपके नेशनल लेवल के नाम होते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसका एम हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकलकेट करेगा, ये इम्बाइब करेंगे बच्चे कि ऐसा कल्चर जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग की उनके अंदर आदत आ सके और आउट ऑफ द बॉक्स वो थोड़ा सोच सके। अब इस 2022 जो आपका स्मार्ट इंडिया हैकेथन इनिशिएटिव 2022 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें क्या हुआ, इस बार इतना ज्यादा बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है देखने को मिला है ना, बहुत ज्यादा। इस बार 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्टर कराया है, जो कि 15 आपके 75 75 नोडल सेंटर्स पे जा रहे हैं। पूरे इंडिया में ये नोडल सेंटर बनाए गए हैं, तो 75 जो 75 नोडल सेंटर्स हैं वहां पे जाके अपना ग्रांड फिनाले को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इस बार इसमें क्या है कि जूनियर लेवल पे भी स्टूडेंट्स को आपका इंक्लूड कर लिया गया, इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। इसे ऐसे देखा जा रहा है, स्कूल लेवल पे जो स्टूडेंट्स है उसे एज ए पायलट बेसिस पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर इनिशिएटिव के बारे में। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऑन ऑफ इनिशिएटिव भी बोल सकते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी तक क्या होता था, जो यूरिया होता था जैसे कि खाद होता है, जैसे ये यूरिया है, यूरिया खाद है। ठीक है, इसे खेतों में यूज किया जाता है किसानों के द्वारा। तो जिस पैकेट्स में आपका 50 kg के पैकेट में आपका ये पैक होके आता है, उस पर क्या लिखा रहता है, आपका ये लिखा रहेगा किस कंपनी का है, इसमें कितने परसेंटेज नाइट्रोजन है, कितने परसेंट न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट है। दूसरा उसका लोगो छपा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज छपी हुई रहती थी पूरे पैकेट के फ्रंट पे। मगर अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है ऑन ऑफ इनिशिएटिव के थ्रू कि ऐसा नहीं होगा अब, कि पूरे नेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अपना अपना लोगो बना के भेज रही है, जबकि चीज एक ही भेज रही है। तो अब ऐसा करो कि पूरे पैकेट पे आप जो टू थर्ड जो पोर्शन है, इसका टू थर्ड पार्ट है, टू थर्ड स्पेस है, उस पर आप भारत का लोगो लगाओ, कि भारत इनिशिएटिव लिखो, भारत का लोगो लगाओ। और उस पर लिखो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के तहत, उस पर टू थर्ड स्पेस पर आपका यानी कि दो तिहाई स्पेस पर भारत का लोगो लगाओ। ठीक है, सिंगल ब्रांड लिखो उस पर। ठीक है, एक ही ब्रांड लिखो। ठीक, और जो आपका वन थर्ड बचा उस पर आपका जो कंपनी बना रही है उसका ब्रांड उसका लोगो लगेगा। तो यहाँ पे यही बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने ये अनाउंस किया कि जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या कि वन सिंगल ब्रांड होगा सभी फर्टिलाइजर्स के लिए और एक ही लोगो होगा। ठीक है, उसमें दो तिहाई में, और किसके अंडर ये किया जा रहा है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंडर ये किया जा रहा है, ऐसी नेमिंग करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जितनी भी सारी कंपनीज है अब उनको क्या डिस्प्ले करना होगा, जो नाम है उनका डिस्प्ले, और नाम, उनका ब्रांड नेम का जो लोगो है। ठीक है, जितनी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आपका एक तिहाई, यहाँ पे लिखा है ना वन थर्ड स्पेस में ये दिखाना होगा। बाकी दो तिहाई स्पेस में उन्हें क्या दिखाना होगा, ये रिमेनिंग जो दो तिहाई स्पेस है उसमें दिखाना पड़ेगा भारत का ब्रांड। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का आपका लोगो दिखाना पड़ेगा दो तिहाई में, यानी कि पूरा एक 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 अम्ब्रेला स्कीम के अंदर ये आ गया। आपका एक तिहाई स्पेस आपका इंडिविजुअल कंपनी के लिए, और दो तिहाई स्पेस आपका एक सिंगल आपका वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत जो आपका एक ही लोगो होगा और एक ही ब्रांड नेम होगा, जो कि नाम क्या होगा, भारत। ठीक है, अब कई सारे आपके फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, डीएपी हो गया। डीएपी की फुल फॉर्म में डाई अमोनियम फॉस्फेट। आपका एमओपी होता है, एमओपी की फुल फॉर्म में मूरिएट ऑफ पोटास। और आपका एनपीके ये मिक्स फर्टिलाइजर होता है, जिसे हम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो ये इतने कई सारे आपके फर्टिलाइजर होते हैं। तो इन फर्टिलाइजर्स की जो आपकी इंग्रेडिएंट है, जो भी आपका लोगो जिस कंपनी का जो भी बना रहे हैं, वो सिंगल ब्रांड के अंदर इन्हें कवर कर लिया जाएगा। तो वो सिंगल ब्रांड क्या होगा, भारत यूरिया के नाम से, भारत डीएपी के नाम से, भारत एमओपी के नाम से, भारत एनपीके के नाम से इनको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, रिसेंट में ही, फर्टिलाइजर से रिलेटेड। तो इसमें बोला था विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में ये दिया गया था कि 8% द रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इन मार्केट ड्रिवन इज मार्केट ड्रिवन, कि जो केमिकल फर्टिलाइजर जितने भी होते हैं रिटेल में जो बिकते हैं मार्केट में, वो मार्केट ड्रिवन का प्राइस होता है, नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। क्या ये आपका स्टेटमेंट सही है? तो आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट था अमोनिया विच इज एन इनपुट
ऑफ यूरिया एन इम्पोर्टेंट इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल गैस, के नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा आपका स्टेटमेंट है सल्फर विच इज एन रॉ मटेरियल फॉर द फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज, क्या ये आपका सही है? तो अब इसके आंसर की अगर हम बात करें, आंसर तो वैसे इसका बी है, इसमें दूसरा और तीसरा सही है। अब इसकी बात करते हैं, देखो जो पहले हम इसकी बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। देखो जो आपका रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस आपका कैसे आपका गवर्न किया जाता है, वो आपका गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। जो सब्सिडी देती है उसके अकॉर्डिंग जिस सब्सिडी इसलिए दी जाएगी ताकि इंडिया में जितने भी फार्मर है वो आपका सेल्फ सफिशिएंट हो सके, हमें बाहर से आपका मंगाना ना पड़े। इसलिए अभी जानते हो अभी चार पांच पांच प्लांट नए लगाए हैं, ठीक है, जैसे कि एक आपका रामागुंडम में फर्टिलाइजर का प्लांट, एक आपका बरौनी में है, एक आपका गोरखपुर में है, एक आपका सिंदरी में है, ठीक है, और भी एक और प्लांट है, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये चार पांच प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर के ऊपर किसानों को। तो ओवरऑल ये क्या गवर्नमेंट ड्रिवन है, मार्केट ड्रिवन नहीं है कि मार्केट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस आपका रिटेल प्राइस डिसाइड नहीं किया जा सकता, ये आपका गवर्नमेंट के हिसाब से इसका प्राइस जो है डिसाइड किया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज है आपका ये अमोनिया। तो पहला तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है अमोनिया इज ए इनपुट ऑफ यूरिया, क्योंकि देखो जो यूरिया बनता है नाइट्रोजन और CO2 को मिलाकर बनता है, रिएक्टर में नाइट्रोजन और CO2 डाला जाता है, तो इसका इनपुट हो गया अमोनिया हो गया, तो पहला तो एक ये हो गया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल गैस। अब क्योंकि जो आपके ज्यादातर जितने भी प्लांट है अभी क्या है नेचुरल गैस आपके फीड जो होती है नेचुरल गैस होती है, तो नेचुरल गैस को क्या है आपका रिफॉर्मिंग की जाती है रिफॉर्मर्स के थ्रू, तो फिर उसका क्या है नेचुरल गैस में से जो आपकी मेनली मीथेन होती है उसमें, तो मीथेन को आपको क्या है ब्रेक कर लिया जाता है आपका अमोनिया की फॉर्म में और आपका CO2 फॉर्म में, ठीक है। तो अब जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनेगी, नाइट्रोजन को कवर अलग कर लिया जाएगा, हाइड्रोजन को प्योरीफाई कर लिया जाएगा और फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स करके आपका अमोनिया बना दिया जाता है, तो ये होता है। तो इसमें नेचुरल गैस से ये क्या आती है अमोनिया आती है, तो दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो ठीक है, तो दूसरा सही हो गया। अगर दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है पहला गलत है, तो जाहिर सी बात है पहला गलत है तो पहला तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है तो यानी कि बी होगा या तो सी होगा। तो अब हमें तीसरे को जानना जरूरी है। अब तीसरे ऑप्शन में बोला गया कि सल्फर जो है आपका रॉ मटेरियल होता है फॉस्फोरिक और फर्टिलाइजर एसिड का, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपका फॉस्फोरिक एसिड्स बनाए जाते हैं उसमें क्योंकि सल्फर आपका कंटेंट आपका डाला जाता है, क्योंकि आपके जो फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर होंगे उसमें वो डाला जाता है। ये अब क्वेश्चन ये कि बाई प्रोडक्ट होता है ऑयल रिफाइनरी का, क्योंकि जैसे अब ऑयल रिफाइनरी में क्या है क्रूड ऑयल चाहिए होता है, क्रूड ऑयल जो होता है उसमें आपका कई सारा काफी सारा कंटेंट आपका सल्फर का होता है, तो बाई अब सल्फर को क्या है आपका रिमूव कर लिया जाता है एंड में, उसे प्योरीफाई करके आपका क्या फर्टिलाइजर प्लांट को सेंड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सल्फर बाई प्रोडक्ट की तरह यूज होता है। मेन प्रोडक्ट तो आपके ये होता है ना, डीजल, ATF, आपका केरोसिन और फर्ट ये आपका ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो किसी भी रिफाइनरी के ये मेन प्रोडक्ट होता है। सल्फर तो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है क्योंकि उसमें क्रूड क्रूड ऑयल में उसका थोड़ा सल्फर कंटेंट होता है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है दूसरा सही है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया बी और सी हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा निक्षय पोषण अभियान के बारे में। देखिए क्या हुआ है, अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो कि आपके केवल 2/3 लोग ही टीबी से बेनिफिट ले पाते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम चलाती है टीबी के लिए, जो भी स्कीम चलाती है उसका जो है निक्षय पोषण योजना है उसका 2/3 लोगों ने सिर्फ लाभ लिया है, ऐसा बोला है। जो कि निक्षय पोषण योजना है उसमें क्या करा जाता है कि आपका 500 रुपये प्रति माह पर मंथ आपका दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सके, कोई भी जो टीबी का पेशेंट है। मगर ये 500 रुपये लोगों के हाथ में नहीं दिए जाते, पेशेंट के हाथ में नहीं जाते, उन्हें डीबीटी के थ्रू यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में क्या ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इसमें यही बोला केवल 2/3 लोग ही इसका लाभ ले पाते हैं, तो इस स्कीम में सिर्फ यही बताया गया। ये सिर्फ 2021 की आपकी बात बता रही है, ठीक है। जो निक्षय पोर्टल 2021 की बात, यह है निक्षय पोर्टल का पोर्टल यानी कि इंटरफेस है। आगे बढ़ते हैं।
अब निश्चय पोषण अभियान के बारे में जान लेते हैं। निश्चय पोषण अभियान को 2018 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था। इसमें जितने भी टीबी के पेशेंट है, हर एक टीबी के पेशेंट को सपोर्ट करता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देगा। कितना? 500 रुपए का न्यूट्रिशन नीड्स को, जिससे कि वो पूरा कर सके अपनी। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है? इसकी रिपोर्ट जो आई थी, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जो आई थी, उसमें बोला था केवल 62% लोगों ने, अप्रोक्सीमेट 62% लोगों ने ही, जो कि 2.1 मिलियन नोटिफाइड केसेस है, उसका 62%। नोटिफाइड केसेस का मतलब ये होता है, ऐसे तो केसेस तो बहुत ज्यादा है टीबी के, पर जिन्हें नोटिफाई किया गया, रजिस्टर्ड किया गया, गवर्नमेंट को पता है जिनका, वो सिर्फ 2.1 मिलियन केसेस है। उसका 62% ही लोग, सिर्फ ये बोला गया कि एक इंस्टॉलमेंट ले चुके हैं 2021 में, कम से कम एक इंस्टॉलमेंट तो ले चुके हैं। अब वो अब इसमें तो ऐसा तो देखिए, 2021 में तो 12 इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए, मगर सभी के पास ये इंस्टॉलमेंट 12 की 12 पहुंच नहीं पाई है। मगर हाँ, 62% लोग तो कम से कम एक ऐसे है, 62% जिनको एक इंस्टॉलमेंट तो मिल ही चुकी है। तो ऐसा बोले, यानी कि देखिए कितना कम कवरेज है। हालांकि कवरेज ठीक है, बड़ा है, पर बहुत कम है ना। सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट की बात की जा रही है, और ऐसे कई है जिनको तो इंस्टॉलमेंट मिली ही नहीं है। यानी कि बाकी तो वो हो गए ना जिनको इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। मगर इसमें ये बोला कम से कम ये लोग तो एक इंस्टॉलमेंट ले चुके हैं, और इन्हीं लोगों में ऐसे भी होंगे ना जो दो ले चुके होंगे, तीन ले चुके होंगे, चार ले चुके होंगे। ठीक है। अब दिल्ली की बात की जाए, जैसे कि आप जानते हो, दिल्ली का जिक्र होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली वर्ल्ड के वर्स्ट सिटीज में से आती है, जिसकी एयर क्वालिटी बिल एकदम बेकार है। ठीक है। वर्ल्ड की बिल्कुल वर्स्ट एयर क्वालिटी सिटीज में से आती है, क्योंकि यहाँ पे, और सीधी सी बात है, जब ये इसकी एयर क्वालिटी एकदम वर्स्ट लेवल पे है, तो टीबी के पेशेंट भी यहीं पे सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो टीबी का बर्डन भी दिल्ली पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये बोला गया है कि 1 लाख जो केस होते हैं, उसमें से 747 केसेस आपके बर्डन देखने को मिलता है दिल्ली पे। केवल 30% पेशेंट जो है आपका टीबी के जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ले पाते हैं। ठीक है, ये बोला गया रिपोर्ट में। ठीक है। अब चैलेंजेस की बात कर ले। चैलेंजेस चैलेंजेस की बात है कि कई लोगों के पास आपका अकाउंट ही नहीं होता है, जिसमें वो उनका पैसा ट्रांसफर किया जा सके। अकाउंट आपका आधार से लिंक नहीं होगा, और भी कई सारी चीजों से लिंक नहीं होता है। उनका कम्युनिकेशन गैप होता है, नहीं उन इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, पता ही नहीं होता। दूसरा, कई लोगों को पता होता है स्कीम चल रही है, इससे हम लाभ उठा सकते हैं, मगर उन्हें डर लगता है कि हम जाकर बताएंगे तो समाज में, उसमें बताएंगे तो कहीं ने टीबी है, तो हमारा क्या है ना, बॉयकॉट एक तरह से होने लगेगा, लोग हमारे साथ बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक तरह से आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो इसलिए कई लोग बताते नहीं है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इलिटरेसी की, ये लोग काफी अनपढ़ होते हैं, तो उन्हें जानकारी नहीं होती। तो मल्टी स्टेप्स अप्रूवल प्रोसेस होता है, कि आपका जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम का अगर लाभ लेना है, तो आपको कई सारे ऐसे स्टेप से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत हेक्टिक होते हैं। तो आदमी एकदम थक जाता है, सोचता है छोड़ो यार, 500 रुपए के लिए कौन माथापच्ची करेगा। और दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी स्कीम है, तब लोगों को ध्यान ही पता ही नहीं लग पाता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चलाई। तो कुछ ऐसे हर्डल्स थे। ठीक है। अब इंडिया की टीबी की स्टेटस की बात कर ले, कि इंडिया में कितने पेशेंट है। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग, जो कि 2021 के स्टेटस के बारे में ये बता रही है, कि टोटल नंबर ऑफ टीबी पेशेंट जो कि 19 लाख से ज्यादा है। ठीक है। 2020 में लगभग 16 लाख थे, और अब 2021 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो 22 में रिलीज की गई, तो डाटा तो 21 का ही बताएगा ना। तो 19% बढ़ गए। देखो कितना ज्यादा बढ़ गया है, टीबी पैर पसारती जा रही है। जबकि हमें, इंडिया का ये टारगेट है कि 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है, सिर्फ हमारे पास 3 ही साल बाकी है। इंडिया का जो मोर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज हुआ है, सभी काइंड की टीबी को मिला के। अब टीबी भी कई प्रकार की होती है ना, 3-4 प्रकार की होती है, तो उसमें 11% देखने को मिला है। ये कब बढ़ा है? 2019 से लेकर 2020 तक ये बढ़ा है, सिर्फ एक साल के अंदर ही। टीबी से रिलेटेड डेथ की बात करें, 2020 की हम बात करें, 4.93 लाख डेथ आपके उससे देखने को मिली, जो कि 13% ज्यादा है 2019 के कंपैरिजन में। 19 में 13% कम थी, और 20 में ये बढ़ के 13% ज्यादा हो गया है। अब ऐसे इनिशिएटिव कितने ग्लोबल लेवल पे, कौन कौन से इनिशिएटिव लिया ग्लोबल लेवल पे? जॉइंट इनिशिएटिव लिया गया है, फाइंड ट्रीट एंड ऑल और हैशटैग एंड टीबी। ये ऐसा इनिशिएटिव चला गया लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। और ये डब्ल्यू एच ओ आपका ट्यूबरकुलोसिस, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस टीबी टीबी रिपोर्ट रिलीज करते, ताकि लोगों में जागरूकता है। इंडिया की अगर हम बात करें, कौन से ऐसे इनिशिएटिव चलाया गया? नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017-2025 तक का ये प्लान है। यानी कि आपका 5 और 3,
कितने हो गए, 8 साल का, ओ सॉरी हाँ 8 साल का प्लान है। तो 8 साल के अंदर हमें 2025 तक टीबी को खत्म करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पूरा प्लान है, ठीक है। और निक्षय इकोसिस्टम डेवलप किया गया जिससे कि इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सके। निक्षय पोषण योजना है जिससे कि आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस टीबी के पेशेंट को दी जा सके। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन ये जागरूकता फैलाने के लिए। और ऐसी मेडिसिन बनाई गई जैसे कि दो वैक्सीन है जिसका नाम, एक का नाम वीपीएम 1002 है और दूसरे का नाम एमआईपी है। इनकी फुल फॉर्म है वीपीएम की वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2001 और एमआईपी की फुल फॉर्म है माइक्रोबैक्टीरियम इंडिगस प्राणी, ठीक है। ये आपकी दो वैक्सीन बनाई गई है इंडिया के द्वारा, और एक सक्षम प्रोजेक्ट तो आपका है ही, ठीक है। तो ये ऐसे इनिशिएटिव थे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने पूरी रामायण पढ़ ली, मगर हमने मेन विलन तो पढ़ा ही नहीं कि जो मेन विलन है इसमें, मेन विलन तो टीबी है ना। तो टीबी है क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखो टीबी जो एक आपका बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, टीबी आपके बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी आपकी बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है, तो किस वजह से होती है, कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या है। तो ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये रहा आपका बैक्टीरिया, इस टाइप का होता है, ट्यूबुलर बैक्टीरिया होता है आपका, यहाँ पे लिखा है ना रोड शेप टाइप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो इस टाइप का बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टीबी का फुल फॉर्म, एक तरह से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है अगर पूरा नाम दे तो। ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये आपकी माइक्रोबैक्टीरियाceae बैक्टीरियाई से फैमिली से बिलोंग करती है, जिसमें लगभग बैक्टीरिया 200 मेंबर्स होते हैं। जिन तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लगभग 200 और बैक्टीरिया इसके, ऐसा नहीं कि एक ही बैक्टीरिया है जी। ये किसे अफेक्ट करती है, ज्यादातर कॉमन फॉर्म में तो देखा जाए तो पुल्मोनरी टीबी कहलाती है, जो लंग्स को अफेक्ट करती है। जो लंग्स को अफेक्ट करते हैं वो बैक्टीरिया पुल्मोनरी टीबी कहलाती है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट करती है, और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। जिन ऑर्गन्स को, और वो बैक्टीरिया जिन, और वो टीबी जो दूसरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है उसको हम एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी कहलाते कहते हैं। और ये टीबी जो है ऐसा नहीं कि आपकी रिसेंट डिसीज है, ये बहुत पुरानी डिसीज है। ये माना जाता है कि इजिप्ट में बहुत पहले, कई हजार साल पहले एग्जिस्ट करती थी। तो 2022 तो अभी हो चुके, 2022 साल तो अभी हो चुके, और 3000 साल पहले, यानी कि 2000, 3000, 5022 साल पहले, 5022 साल पहले ये आपके टीबी को देखा जाता था, ठीक है। तो आप ये देख ही रहे होंगे, ये लंग से रिलेटेड आपका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन जैसे कि आपका एयर में इसका बैक्टीरिया फैलता है, एक आदमी पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इस आदमी ने आपका छींका, खांसा, थूका, तो इसका बैक्टीरिया हवा में उड़ के दूसरे आदमी के अंदर चला गया, तो ये आपका उसके कांटेक्ट में आने से क्या हो गया, यानी कि आपका कफ है, खांसी है, इसने छींकने से, स्पीड थूकने से, तो इसका जो जर्म है बाहर निकल के आपका एयर में जाके दूसरे आदमी की सांस के थ्रू दूसरे आदमी के लंग्स में चला जाता है। तो इसका ट्रांसमिशन इस तरह से होता है। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो कफ होता है, जो आपका खकार आती है, स्पुटम आता है, उसमें कभी कभी ब्लड देखने को मिलता है, तो एक सिम्टम ही होगा। छाती में पेन रहेगा, आपका वीकनेस देखने को मिलेगी, आपका वजन कम होता चला जाएगा, ठीक है। आपको बुखार रहने लगेगा, और आपका नाइट में सोते वक्त आपको पसीना आएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स आपके टीबी के होते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये है कि ट्रीटेबल है और क्योरेबल है। इसका क्योर पूरी अच्छी तरह से होता है, ट्रीट किया जा सकता है, और इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। बस आपको 6 महीने का कोर्स करना है, जिसमें आपको 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी जान लेते हैं टीबी का जो प्रकार है। एक तरह की आपकी होती है, ऐसे तो आपकी एक्टिव टीबी होती है और आपकी इनएक्टिव टीबी होती है, जो लेटेंट फॉर्म में पड़ी रहती है। लेटेंट फॉर्म में हो सकता है हर एक आदमी में टीबी पड़ी रहे हो पूरी जिंदगी, उसमें एक्टिव ना हो। एक्टिव टीबी वो होती है जो कि आपकी एक्टिव हो जाती है कुछ टाइम बाद, आपके अंदर वायरस पड़ा, बैक्टीरिया पड़ा है, मगर वो एक्टिव नहीं हुआ है अभी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में क्या होता है कि ये जो है, दो जो आपकी ड्रग्स होती है जो ठीक करने के लिए दी जाती है, उनको रेस्पॉन्ड नहीं करते। जो इसका बैक्टीरिया होता है, उसके बैक्टीरिया पे इन दो ड्रग्स का रेस्पॉन्स नहीं होता। वो कौन कौन सी ड्रग्स है, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन। ये जो दो ड्रग्स है, इनका आपका, इसके जो बैक्टीरिया होता है, जब उसमें असर होना बंद हो जाए तो वो आपकी टीबी कहलाएगी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। यानी कि दो ड्रग्स से ज्यादा, आपको ज्यादा ड्रग्स देनी पड़ेगी, दो ड्रग्स से काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा ड्रग्स देनी पड़ेगी, तो तभी आपका इसका इलाज हो पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो आप ऐसी टीबी बन चुके हैं जो का दो से ज्यादा ड्रग्स के लिए आपका रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं। तो इन जो ये ऐसी टीबी को बोला जाएगा फर्स्ट लाइन एंटी टीबी, या आपका जो ये ड्रग्स बोली जाएगी फर्स्ट लाइन एंटी ड्रग्स बोली जाएगी, ठीक है। दूसरी होती है एक्सटेंसिवली ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी होती है, जिसे हम एक्सडीआर टीबी बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, ये सीरियस फॉर्म में पहुंच जाती है, इसका इलाज संभव नहीं होता, फिर तो पेशेंट को ये कहा दिया जाता है भैया दवाई खाता रहे, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत ज्यादा सीरियस होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये आपकी कई सारी दवाइयों पे क्या करती है, असर नहीं कर पाती, मगर कई सारी दवाइयां लेने के बाद भी असर इसका देखने को मिलता नहीं है। तो आपकी ये सारी ड्रग्स कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी, सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा अफ्रीकन रिनोसिरस के बारे में। अफ्रीकन रिनोसिरस देखिए, अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें बोला गया है कि जो रिनो की पोचिंग्स का रेट है अफ्रीका में डिक्लाइन देखने को मिला है। डिक्लाइन 2018 की अगर हम बात करें, इसका 3.9% पोचिंग होती थी, मगर 2021 में 2.3% ही पोचिंग देखने को मिली, यानी कि रेट में डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिनोसिरस की, लगभग 2707 रिनोसिरस पोस्ट किए गए, कब, 2018 से 2021 के बीच में। कुल इतने आपके रिनोसिरस यानी कि 2700 रिनोसिरस आपके अफ्रीकन रिनोसिरस पोस्ट किए गए। अब उसमें कौन कौन से रिनोसिरस को पोचिंग की गई, जो आपका ब्लैक रिनोसिरस, व्हाइट रिनोसिरस। जबकि ब्लैक रिनोसिरस का स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस है, और जबकि व्हाइट रिनोसिरस नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट को किसने कंबाइन किया, आयुषियन ने, ट्रैफिक ने। ये जो दो आपके ग्रुप है, इनको ना भी पढ़ो तो काम चल जाएगा। आयुषियन और ट्रैफिक ने आपका कंबाइन करके कंपाइल किया इस रिपोर्ट को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट्स की फाइंडिंग यही है कि जो आपका ये डाउन हुआ है, जबकि 5.3% 2015 में था, 3.9% 2018 में था, और 2021 में कितना होगा, 2.3%, यानी कि घटता जा रहा है। तो इसमें रिपोर्ट में ये बोला गया है कि रिपोर्ट में आपका क्या बोला गया कि जो पोचिंग रेट है वो घट गया है, यानी कि 2.3% आ गया 2021 में, 2022 में रिलीज की गई। साउथ अफ्रीका ही एक ऐसी आपकी कंट्री है, ऐसी आपकी जगह है जहाँ पे 90% आपके जो है केसेस देखने को मिलते हैं। ये रिपोर्ट होते हैं पोचिंग के सबसे ज्यादा है। तो वहां पर कौन से वो रिनोसिरस अफेक्टेड है पोचिंग की वजह से, व्हाइट रिनोसिरस सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। और ये कहाँ पे मिलता है, आपके क्रूगर नेशनल पार्क में मिलते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका ये रहा, यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका व्हाइट रिनोसिरस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब रिनोसिरस अफ्रीका में कितने हैं उनकी बात कर ली जाए। लगभग 22,137 रिनोसिरस देखने को मिले 2021 के एंड में, टोटल इतने हैं। ठीक है, और इनकी पोचिंग की जो इंक्रीज हुई है, इस वजह से भी इंक्रीज हुई है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनकी पोचिंग हो रही है, उन पर ज्यादा कर्बिंग की जा रही है, तो उनके लिए जगह बची नहीं है, तो इसलिए ये इधर उधर भागते हैं, तो इनका पोचिंग करना आसान होता है, इसलिए व्हाइट रिनोसिरस की पोचिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। ब्लैक रिनोसिरस की पोचिंग भी आपका जबकि बढ़ी है, क्या नाम, दो 12.2% इसकी क्या नाम, जो है पोचिंग जो है बड़ी है। और जबकि व्हाइट रिनोसिरस जो कॉन्टिनेंट में कितने डिक्लाइन में, 11.8% 2015 से 18 का डिक्लाइन देखने को मिला है। जबकि इसमें ब्लैक रिनोसिरस जो है ये बढ़े है, यानी कि व्हाइट रिनोसिरस इसलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि ये डिक्लाइन हुए और ये थोड़ा ब्लैक रिनोसिरस आपके बढ़े हैं। ठीक है, तो अब जिम्बाब्वे जो है एक ऐसा वो है कंट्री जो कि इसकी पॉपुलेशन को लार्जली, अफ्रीकन रिनोसिरस जो है इनकी पॉपुलेशन लार्जली वो ही कंजर्व करता है। ऐसे तो और भी बहुत सारी रेंज है, चार और रेंज है, जैसे कि आपकी साउथ अफ्रीका होगी, नामीबिया होगी, केनिया होगी, जिम्बाब्वे होगी, मगर इन चार रेंजों में सिर्फ जिम्बाब्वे है जो सबसे ज्यादा कंजर्व करने का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं, अब इनके बारे में अलग अलग जानते हैं। अब जितने भी रिनोसिरस आपको देखने को मिलते हैं, व्हाइट है, ब्लैक है, आपका इंडियन रिनोसिरस है, या आपका जावन है, या सुमात्रन है, उनके बारे में अलग अलग जानते हैं। हम सबसे पहले ब्लैक रिनोसिरस के बारे में बढ़ते हैं। ब्लैक रिनोसिरस जो है छोटा होता है, दोनों रिनोसिरस जो दो अफ्रीकन रिनोसिरस होते हैं उनकी कंपेरिजन में छोटा होता है। मोस्टली इनका दोनों का डिफरेंस यही देखने को मिलता है, जो आपका ब्लैक रिनोसिरस है उसका जो अपर लिप होता है वो हुक टाइप की वजह, हुक टाइप सा होता है, तो अपर लिप की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि व्हाइट रिनोसिरस का स्क्वायर लिप होता है, स्क्वायर लिप ऐसे होंगे आपके, तो ये स्क्वायर लिप इस तरह देखने को मिलेगी व्हाइट रिनोसिरस। तो एक हो गया, जो आपका व्हाइट रिनोसिरस है वो आपका लार्जेस्ट एनिमल होता है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल है वर्ल्ड में। पहला लार्जेस्ट एनिमल तो आपका एलिफेंट हो गया, दूसरा सेकंड लार्जेस्ट एनिमल है, तो एक ये भी आपका डिफरेंस देखने को मिलता है। जो ब्लैक रिनोसिरस है वो ब्राउज करते हैं, ब्राउज करना मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर सर्च करना किसी चीज का, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखता है एज कम्पेयर टू ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग
पे उतना वो नहीं, ग्रेजिंग खाना तो पड़ता ही है मगर ये घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इनका लिप्स जो है वो ये कि बुश खाते हैं, लिप्स की मदद से ट्रीज की जो पेड़ पत्तियां होती है उन्हें खाते हैं। ठीक है, इनके दो हॉर्न इनके रहते हैं, आप ये देख रहे होगे। हालांकि तीसरा हॉर्न भी रहता है मगर वो थोड़ा सा इतना दिखता नहीं है, वो पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ होता है, छुपा हुआ थोड़ा सा होता है। हैबिटेट इनकी जाने कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, ये सेमी एरिड सवाना रीजन में, वुडलैंड रीजन में, फॉरेस्ट में, वेटलैंड्स में ये यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इनका प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाइट रिनोसिरस की अगर हम बात करते हैं, व्हाइट रिनोसिरस जो कि सेकंड लार्जेस्ट मैमल है आफ्टर एलिफेंट, जो लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है अब इनका स्क्वायर लिप्स होते हैं। ठीक है, हम पढ़ी जो हैबिटेट लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रास, जो सवाना रेंज है आपकी ग्रास लैंड है उसमें आईयूसीएन की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड है, और साइट्स के उसमें ये आपका क्या है, अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 में ये आते हैं। ठीक है, अब आपका ग्रेट वन हॉर्न रिनो जो कि आपका कहाँ पे मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में एक तरह का आपका ये मिलता है। ठीक है, एशिया में ही मिलता है पूरे तो, मगर ये लार्जेस्ट आपका स्पीसीज ऑफ रीनो देखने को मिलती है, ग्रेटर वन हॉर्न रीनो। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये इंडियन रीनो भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये वुल्नरेबल कैटेगरी में आता है, हैबिटेट इसकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, श्रबलैंड, सवाना, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें इंडिया और नेपाल में ये आपका देखने को मिलता है। अगला है हमारा सुमात्रा रिनो। सुमात्रा रिनो एक ऐसा रिनो है जिसकी आपकी बॉडी पे आपके बाल देखने को मिलेंगे, इसे अब वोनी रिनोज भी बोला जाता है। ये आपको सुमात्रा, बोर्नियो इन सब में आपका रीजन में देखने को मिलेगा। इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। हैबिटेट इसकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सबा है, ठीक है, सुमात्रा है, बोर्नियो, इनमें आपका देखने को मिल जाएगी। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, ये इसके पिक्चर्स है। ठीक है, आप देख सकते हो। और अगला है हमारा जावन रिनो। जावन रिनो यानी कि इसको कहाँ पर देखा जा सकता है, केवल आपका उजोंग कुलोन नेशनल पार्क में, जो कि आपकी जावा में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, हैबिटेट ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और सुमात्रा और सबा में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतनी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।